अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयुष विभाग हिमाचल प्रदेश के आयुष घर द्वार कार्यक्रम में मैं डॉक्टर जे.एस. भंडारी, राजकीय आयुर्वेदिक स्नातकोत्तर महाविद्यालय पपरोला से आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हमारी चर्चा का विषय है योग एवं आयुर्वेद टू बूस्ट इम्यूनिटी एंड फॉर प्रिवेंशन अगेंस्ट कोविड-19 एंड पोस्ट कोविड-19 रिहेबिलिटेशन, अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने एवं कोविड-19 से बचाव, कोविड-19 पश्चात स्वास्थ्य लाभ व पुनर्वास के लिए योग एवं आयुर्वेद। इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे समक्ष मौजूद हैं डॉक्टर गौरव परमार, एमएस आयुर्वेद एवं ईएमओ राजीव गांधी पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय पपरोला। डॉक्टर गौरव, आपका इस परिचर्चा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। डॉक्टर गौरव, मैं सवालों की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कोविड-19 क्या है? डॉक्टर गौरव। नमस्कार सर, धन्यवाद। आज हम कोविड की बात करने के लिए यहाँ बैठे हैं। संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण मानवता को कोविड-19 नामक इस बीमारी ने त्रस्त भी किया है और ग्रस्त भी किया है। विश्व के मानचित्र पर शायद ही ऐसा कोई देश बचा हो जो इसके प्रभावित नहीं हुआ। अगर हम फ्लैशबैक में जाएं, थोड़ा पीछे जाएं, तो 31 दिसंबर 2019 को कोविड का पहला केस जो है वो चाइना के वुहान शहर में रिकॉर्ड किया गया था। परंतु ये कोविड-19 का केस ना होकर के चाइना ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में ये रिपोर्ट किया कि वहाँ पे कुछ न्यूमोनिया के केसेस जो अननोन ओरिजिन का है वहाँ रिपोर्ट हुए हैं या पाए गए हैं। और उसी के एक हफ्ते के बाद लगभग 7 जनवरी 2020 को चाइना की अथॉरिटीज ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को ये बताया कि ये जो केसेस निमोनिया जो अननोन ओरिजिन का है, इसका कॉज नोवल कोरोना वायरस बताया उन्होंने, अथॉरिटीज ने, और इसका जो टेम्पररी नामकरण किया गया वो 2019 नोवल कोरोना वायरस करके किया गया। बाद में इसको कोविड-19 के नाम से पुकारा जाने लगा। और कोविड-19 का मतलब है, को का मतलब कोरोना, वी का मतलब वायरस और डी का मतलब डिजीज, और 2019 में ये रिपोर्ट किया गया, इसलिए 19 का आंकड़ा साथ में जुड़ गया। इसे कोविड-19 का नाम दिया गया और 11 मार्च 2020 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे पैंडेमिक घोषित कर दिया। संपूर्ण विश्व में इस रोग को लेकर के बहुत ही पैनिक है। लोग घबरा रहे हैं कि ये रोग जब हो जाता है तो बचना बहुत मुश्किल होता है। परंतु आंकड़ों में कुछ ऐसा नहीं है। अगर हम आंकड़ों की तरफ जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि अभी तक विश्व में जितने भी केसेस इस वायरस से संबंधित रिकॉर्ड किए गए हैं, उससे 80% केसेस वो हैं जो या तो असिम्प्टोमेटिक मतलब लक्षण रहित हैं, या बहुत ही मध्यम लक्षणों वाले माइल्ड केसेस हैं, और उनकी चिकित्सीय देखरेख के द्वारा ही घर में ही चिकित्सा की जा सकती है और मरीज ठीक या रोगी ठीक हो जाता है। इसके अलावा जो इसके 15% केसेस जो रिकॉर्ड किए गए हैं वो एक्यूट केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, और उसमें ये देखा गया है कि चिकित्सीय परामर्श के साथ साथ चिकित्सालय में दाखिल होने की भी जरूरत पड़ती है। और अंत में जो 5% केसेस इसमें जो रिकॉर्ड किए गए हैं वो हैं सीवियर केसेस, क्रिटिकल केसेस, जिसमें कि गहन देखरेख, आईसीयू के लेवल की देखरेख की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा अगर मैं इसकी मोर्टेलिटी दर की बात करूं तो इसकी जो मृत्यु दर है इसमें वो भी 14% जो मृत्यु इसमें इन केसेस में इस वायरस की वजह से जो होती है वो एल्डरली पर्सन या सीनियर सिटीजन्स में होती है, और जो 7% उनमें होती है जो रोगी पहले से ही कुछ मॉर्बिडिटीज मीन्स कि कुछ ऐसी इम्यूनो कंप्रोमाइज डिसऑर्डर से पहले से ही ग्रसित हैं, उनमें ये 10% जो है मृत्यु दर पाई गई है। और अंत में 7% जो मृत्यु दर है वो उन रोगियों में होती है जो पहले से ही शुगर के रोगी हैं, जिसे डायबिटीज कहा जाता है या मधुमेह कहा जाता है। अब ये रोग, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि एक वायरल रोग है, और वायरस जो होता है वो एक मृत कोशिका होती है, और जब वह होस्ट में प्रवेश करती है तो वो सक्रिय हो जाती है।
तो ये वायरस जब रोगी में प्रवेश करता है तो 2-3 दिन के बाद ही अपना असर दिखाना शुरू कर देता है और इसकी एंट्री पॉइंट जो रहते हैं वो रहता है हमारा मुंह या हमारी नाक। कुछ समय के लिए ये हमारे मुंह में और हमारी नाक में रहता है और उसके बाद ये हमारे फेफड़ों में पहुंचकर जो गंभीर लक्षण उत्पन्न करता है। इसी ही प्रकार की कुछ एक बीमारी आई थी जिसे सार्स के नाम से जाना जाता है, जिसे हमारे वैज्ञानिकों ने और हमारे चिकित्सकों ने कुछ ही समय में उस पे कंट्रोल पा लिया था। उसी ही श्रेणी का वायरस इस व्याधि का है जिसे सार्स कोव 2 के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं आयुर्वेद की बात करूं तो आयुर्वेद में ऐसी औषधियों की जो व्याधियों की गणना जो है वो जनपदध्वंस के अंतर्गत की गई है, जो कि विकृत जल देश काल से होती हैं, विकृत जल देश वायु काल से होती हैं और उसके उन व्याधियों के लिए जो है आयुर्वेद में उनके नैदानिक और एज वेल एज उनकी चिकित्सा का भी भरपूर प्रबंधन किया गया है, अर्थात उसकी प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव मेजर्स जो आयुर्वेद में विस्तृत रूप से वर्णित हैं। डॉक्टर गौरव, क्या इस रोग का कोई उपचार है तथा इस रोग में हमें किन किन सावधानियों का अनुपालन करना चाहिए? जी सर, कुछ ऐसे आयुर्वेदिक औषधियाँ या कुछ आयुर्वेदिक उपचार हैं जो निश्चित तौर पे कोविड-19 के लक्षणों को कम करते हैं और हम उन औषधियों का, उन उपचारों का नियमित तौर पे जो रोगी हैं उन पे इस्तेमाल कर रहे हैं। जो अलक्षणिक रोगी हैं या जिसमें माइल्ड सिम्पटम्स हैं उसमें हम उनका प्रयोग कर रहे हैं और हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल भी रहे हैं। परंतु ये सिर्फ लक्षणों पे रोक कर लगाते हैं, किसी भी प्रकार से ये उपचार नहीं है। और अगर मैं ये कहूँ कि इन उपचारों और इन नैदानिक प्रोटोकॉल में जो आयुष मिनिस्ट्री के प्रोटोकॉल में जो ये उपचार या उपाय सुझाए गए हैं कि उनको करके ही हम इस रोग से बच गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें भारत सरकार द्वारा समय समय पे जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं उनका अनुपालन करना ही श्रेयस्कर होगा। जैसे कि उचित शारीरिक दूरी बनाए रखना, जैसे कि स्वच्छता बनाए रखना, समय समय पर अपने हाथों को 20 से 40 सेकंड तक अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से या साबुन से धोना, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचना, अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलना, इसके अलावा मास्क को ठीक से पहनना और अंत में जो इम्यूनाइजेशन का प्रोटोकॉल भारत सरकार द्वारा आयोजित व प्रयोजित किया गया है उसका पालन करना और इम्यूनाइजेशन के अंतर्गत इंजेक्शन लगाना और उसकी दोनों डोजेज चरणबद्ध तरीके से समय पे लगाना। डॉक्टर गौरव, इस संदर्भ में हम अक्सर एक शब्द बार-बार हमें सुनने को मिल रहा है, वो है रोग प्रतिरोधक क्षमता। मैं जानना चाहूँगा कि आयुर्वेद के अनुसार ये रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है? जी सर, बिल्कुल। आयुर्वेद में स्वास्थ्य के संवर्धन के लिए और रोग के प्रतिकार के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे व्याधि क्षमता या इम्यूनिटी कहते हैं, उसका भरपूर प्रबंधन है या उसे आयुर्वेद में सूचीबद्ध किया हुआ है। व्याधि क्षमता वो शरीर का वह प्रतिकार होता है जो शरीर को रोग से बचाता है और ये दो तरह से कार्य करता है। नंबर 1 जो है वो व्याधि बल विरोधित्वम है और नंबर 2 जो है वो व्याधि उत्पत्त प्रतिबंधकत्वम है। ये दोनों टर्म्स थोड़ा सुनने में थोड़ी डिफिकल्ट लगती हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। जो पहली जो मैंने टर्म बताई आपको कि व्याधि बल विरोधकत्वम, उसका मतलब ये है कि हमारे शरीर की ऐसी प्रतिकार, ऐसी शक्ति हमारे शरीर में जो रोग को आगे नहीं बढ़ने देती है, जो रोग को वहीं रोक देती है, जो रोग के प्रसार को रोकती है, रोग को क्षीण कर देती है। जबकि दूसरी जो व्याधि उत्पत्त विरोधत्वम है, ये ऐसी शक्ति है जो शरीर में किसी भी रोग को होने ही नहीं देती है। आयुर्वेद में ऐसे बहुत से कारकों का वर्णन किया गया है जो इस व्याधि क्षमता को प्रभावित करते हैं। उसमें जैसे हमारी जो दिनचर्या है, हमारी ऋतुचर्या है, हमारा पथ्य आहार विहार है, इसके अलावा सद्वृत्त का पालन है, आचार रसायन है, इसके अलावा दोषों की समस्थिति है, इसके अलावा शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य है। डॉक्टर गौरव, कोविड-19 के इस संकट के दौरान आत्मरक्षा हेतु एवं
रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आप क्या-क्या उपाय हमें सजेस्ट करेंगे? जी सर, बिल्कुल जैसे आयुर्वेद का सिद्धांत है स्वस्थ स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। तो इसका जो पहला पार्ट है वो कोविड-19 के संबंध में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। माना गया है कि स्वास्थ्य के स्वास्थ्य की की रक्षा करना। अनुकूलतम स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए जो आयुर्वेद में रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसे व्याधि क्षमत्व कहते हैं उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। क्योंकि हमेशा ये कहा गया है कि इलाज से रोकथाम बेहतर है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। और कोविड 19 के परिप्रेक्ष्य में और इस कालखंड में जब किसी भी पैथी में, चाहे वो हम वेस्टर्न मेडिसिन की बात करें, चाहे वो हम बात करें हमारे घरेलू इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की, आयुर्वेद की, आयुष की, उसमें किसी भी प्रकार की अभी तक कोई ऐसी सटीक चिकित्सा का वर्णन नहीं है। सो ऐसे कालखंड में ऐसे उपाय और भी जरूरी हो जाते हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। और आयुर्वेद ऐसे रोग प्रतिरोधक उपायों को, ऐसे उपायों का जो व्याधि क्षमत्व को बढ़ाते हैं उनका प्रचार व प्रसार करता है, क्योंकि आयुर्वेद जो है एक चिकित्सा विज्ञान ही नहीं, एक जीवन शैली भी है। इसी के अंतर्गत आयुष मंत्रालय ने कुछ दिशा निर्देश, कुछ उपाय, कुछ औषधियां जो सुझाई हैं, जिनका हम अगर नियमित तौर पे सेवन करें, इस्तेमाल करें, उनका अभ्यास करें, तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और ये जितने भी उपाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने लिए हैं, ये आयुर्वेद के साहित्य में सूचीबद्ध हैं और साथ ही वैज्ञानिक प्रकाशनों के द्वारा समर्थित हैं। उसमें जो उपाय हैं उनकी शुरुआत में कुछ सामान्य उपायों से करूंगा। तो सामान्य उपाय 3 बताए गए हैं। उसमें हमें सर्वप्रथम दिन भर गर्म पानी को पीते रहना है। नंबर 2, आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा एक जो प्रिवेंटिव योगा का प्रोटोकॉल, जिसमें कुछ आसन बताए हैं, उसमें प्राणायाम बताया, उसमें ध्यान बताया, कुछ क्रियाएं बताई हैं, उसका नित्य प्रतिदिन हमें 30 से 45 मिनट तक उसका अभ्यास करना है। और अंत में तीसरा जो सामान्य उपाय वो है कि हमने अपने खान पान में जो मसाले हैं उनका नियमित तौर पे इस्तेमाल करना है, जैसे जीरा, धनिया, अदरक, हल्दी आदि। इसके अलावा कुछ आयुर्वेदिक उपाय भी बताए हैं। वो आयुर्वेदिक उपाय में सर्वप्रथम च्यवनप्राश का सेवन करने के लिए कहा है कि हमें 10 ग्राम च्यवनप्राश, एक बड़ा च्यवनप्राश का चम्मच सुबह नियमित तौर पर लेना है। और शुगर के मरीज ये ध्यान रखें कि वो शुगर फ्री च्यवनप्राश का उपयोग करें। नंबर 2 पे आयुष काढ़ा। आयुष काढ़े के सेवन के लिए आयुष मिनिस्ट्री ने सुझाया है, और आयुष काढ़ा हम घर पे बना सकते हैं। और उसमें मुख्य रूप से 4 औषधियाँ होती हैं, जैसे उसमें तुलसी, दालचीनी, सौंठ और काली मिर्च होती है। और उसको हम स्वाद अनुसार जो है वो द्राक्षा, गुड़ अथवा ताजे नींबू के रस के साथ ले सकते हैं। और तीसरा जो आयुर्वेदिक उपाय जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने सुझाया है वो है गोल्डन मिल्क। गोल्डन मिल्क में हम एक लगभग 150 मिलीलीटर जो है वो गर्म दूध लेते हैं, उसमें 2 से 3 ग्राम हल्दी उसमें डाल के मिला लेते हैं, और उसका हमें नियमित रूप से दिन में 1 या 2 बार सेवन करना है। अब कुछ आयुर्वेदिक प्रक्रियाएं जो सुझाई गई हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा, वो मुख्य रूप से 4 प्रक्रियाएं सुझाई गई हैं। उसमें सर्वप्रथम नस्य का, जिसे प्रतिमर्श नस्य कहते हैं, और ये एक बहुत ही आसान आयुर्वेदिक तरीका है। उसमें हमें तिल तेल का प्रयोग या नारियल तेल का प्रयोग करना है, और उसकी 1 या 2 बूंदें अपने नासा के दोनों नासापुटकों में दिन में 1 या 2 बार डालनी है। इसके अलावा जो एक ऑयल पुलिंग थेरेपी बताई है, उसमें भी हमने तिल के तेल या कोकोनट ऑयल को लेना है, और 1 चम्मच मुंह में लेना है, उसे 2 से 3 मिनट मुंह में रखना है, फिर उसको मुंह में घुमाना है, और अंत में गर्म पानी के साथ उसके कुल्ले कर देने हैं। ये दोनों विधियां जो हैं ये और भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। क्यों? और भी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती हैं क्योंकि मैंने जैसे भी बताया आपको कि ये वायरस जो है ये हमारे शरीर में इसका एंट्री पॉइंट मुंह और नासिका है। और अगर हम इन दोनों जो विधियां, जो प्रक्रियाएं, आयुर्वेदिक प्रक्रियाएं सुझाई गई हैं, इनको नियमित तौर पे अगर हम करें तो ये वायरस हमारे मुंह में ही नष्ट हो जाता है। वहाँ पे ये एक फिजियोलॉजिकल, एक फिजिकल बैरियर बनाती हैं और वायरस को आगे जाने नहीं देती हैं। और हमें ये विधियां दिन में 1-2 बार के अलावा जब भी हम घर से बाहर निकलें या घर में वापस प्रवेश करें, तो इन्हें
हमें ज़रूर जो है इनको करना है, इनको हमने इनका अभ्यास करना है। और इसके अलावा हमने 2 और जो आसान आयुर्वेदिक जो इसमें हमने प्रक्रियाएँ बताई हैं, वो हैं एक तो भाप लेना, भाप मतलब स्टीम इन्हेलेशन लेनी है। स्टीम इन्हेलेशन में हमने क्या करना है कि हमें पुदीने के पत्ते या फिर अजवाइन को गर्म पानी में डालना है और उसे उबाल कर उसके बाद उसका भाप लेना है, जो भी नियमित तौर पे दिन में 1-2 बार लेना है। और अंत में जो गरारे करना या गागल्स कहा गया है, उसमें हमने गर्म पानी में 1 चुटकी भर नमक या फिर हल्दी मिला करके उसके गरारे करने हैं। और इसमें हम त्रिफला चूर्ण का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर हम मधुयष्टि चूर्ण का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जितनी भी विधियाँ आयुष मिनिस्ट्री ने सुझाई गई हैं, अगर उनका हम नियमित तौर पे सेवन अभ्यास करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी प्रभावित होगी, बढ़ेगी और हमारी जो रोग क्षमता है वो बढ़ेगी और हम किसी भी प्रकार के संक्रमण से खुद को बचा सकते हैं। डॉक्टर गौरव, संपूर्ण कोविड काल में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा चर्चा में रही आयुर्वेद की तरफ से, तो वो था आयुष वात या आयुष काढ़ा। मैं आपसे पुनः एक बार इस पर चर्चा करना चाहूंगा कि इस आयुष काढ़े में कौन कौन सी औषधियां प्रयुक्त होती हैं एवं कितनी मात्रा में प्रयुक्त होती हैं, तथा इसे घर पर कैसे बनाया जा सकता है। थोड़ा प्रकाश आप अगर इस पे भी डालेंगे तो शायद हमारे जो श्रोता हैं उन्हें घर पर ही इसे तैयार करने में आसानी होगी और चिकित्सकीय सलाह के अनुसार ये इसका इस्तेमाल घर पर भी कर सकते हैं। तो कृपया इस पर प्रकाश डालने की आप कृपा करें। जी सर, बिल्कुल। हमने जहाँ तक देखा है कोविड एरा में लगभग 1 साल से ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे आयुष काढ़ा ना बना हो, ना पिया गया हो। आयुष काढ़े के जो अगर मैं इसके उपलब्धि की बात करूँ तो लगभग ये लगभग जो औषध विक्रय केंद्र हैं वहाँ पे मिल ही जाता है। परंतु फिर भी इसका निर्माण हम घर पे आसान तरीके से कर सकते हैं। इसमें जो मुख्य रूप से 4 औषधियाँ होती हैं वो है तुलसी, तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है और ये 4 भाग लिए जाते हैं। दालचीनी, दालचीनी की त्वक छाल का इस्तेमाल किया जाता है और ये 2 भाग लिया जाता है। सौंठ, जिसे सुंठ भी कहा जाता है आम भाषा में, इसके 2 भाग लिए जाते हैं और इसके प्रकंद का इस्तेमाल किया जाता है। और अंत में जो काली मिर्च, उसका 1 भाग लिया जाता है और उसके फल का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसी मात्रा सुझाई गई मात्रा में जब हम औषधियों को मोटा-मोटा कूट लेते हैं, उसका एक चूर्ण बना लेते हैं और फिर इस जो ये मोटा चूर्ण होता है, इसे लगभग 150 मिलीलीटर पानी में 10 मिनट के लिए उबालते हैं। फिर इसको छान कर इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसके इस्तेमाल करते हुए हम स्वाद अनुसार इसमें शर्करा मिला सकते हैं, द्राक्षा मिला सकते हैं, गुड़ मिला सकते हैं या फिर इसमें ताजे नींबू का रस भी मिला सकते हैं। डॉक्टर गौरव, अक्सर हमने ये सुना है कि दवाइयाँ साइड इफ़ेक्ट भी देती हैं, उनका कोई दुष्प्रभाव भी हो सकता है। तो ऐसा क्या आयुष काढ़े के संदर्भ में भी कोई बात है? क्या आयुष काढ़ा लेना हानिकारक भी हो सकता है? थोड़ा सुझाव आप इस पर भी दें। धन्यवाद सर। आयुष काढ़ा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ऐसी आयुर्वेदिक औषधियों से बनता है जिनका हम अपने रसोई घर में नियमित रूप से बचपन से ही प्रयोग करते आ रहे हैं। इसलिए इसके साइड इफेक्ट की तो कोई बात ही नहीं होती है। इसमें जितनी भी औषधियाँ इस्तेमाल की जाती हैं वो या तो एंटीवायरल है या उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की प्रचुर मात्रा है या वो इम्यूनोमॉड्यूलेटर का काम करती है। परंतु एक बात देखने लायक यहाँ पे ये है कि इसमें जितनी भी औषधियाँ हमने इस्तेमाल की हैं इसके बनाने में, वो एक गर्म तासीर की होती है, उष्ण वीर्य की होती है। इसलिए इस काढ़े का जब भी प्रयोग करें तो एक चिकित्सा परामर्श ज़रूर लें और ये ध्यान रखें कि कहीं इसकी ओवरडोज़िंग तो नहीं हो रही है। अगर हम इसकी ओवरडोज़िंग नहीं कर रहे हैं और नियमित रूप से इसका प्रयोग कर रहे हैं और इसके ठीक ढंग से बना रहे हैं और इसमें स्वाद अनुसार हम इसमें हम शर्करा, द्राक्षा, गुड़ या नींबू का रस मिला रहे हैं, तो ये हमें किसी भी प्रकार के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देंगे। डॉक्टर गौरव, कोविड की रोकथाम के हेतु मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा सुझाए गए योग का क्या प्रोटोकॉल है
इस पर आपकी मैं राय चाहूँगा। कृपया इस पर प्रकाश डालें। जी सर, बिल्कुल। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने जो एक प्रिवेंटिव योगा प्रोटोकॉल कोविड-19 में एक दिशा निर्देशित किया है, जो कि लगभग जिसका सेशन 45 मिनट तक चलता है। और उसका उद्देश्य क्या है? उसके 3 उद्देश्य बताए गए हैं। पहला उद्देश्य है कि ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। नंबर 2, ये हमारे मानसिक तनाव और चिंता को कम करता है। और तीसरा, ये हमारे श्वसन को, ये हमारे हृदय में उसमें सुधार लाता है। तो ये जो प्रोटोकॉल बताया गया है, इसकी शुरुआत जो हम करते हैं वो प्रार्थना से करते हैं। 1 से 2 मिनट हम प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात कुछ शिथिल करने वाले अभ्यास करते हैं। शिथिल करने वाले अभ्यासों की जो शुरुआत है वो हम कंधों को चलाने, गर्दन को घुमाने, हमारे धड़ को चलाने, घुटनों को घुमाने से करते हैं, जो 1 से 2 मिनट करते हैं। तत्पश्चात कुछ आसन किए जाते हैं जो क्रमबद्ध आसन होते हैं, एक क्रम से किए जाते हैं। सर्वप्रथम हम खड़े होकर करने वाले आसन करते हैं, जिसमें कि ताड़ासन है, पादहस्त आसन है, अर्धचक्रासन है, त्रिकोण आसन है। ये 1 से 2 मिनट प्रत्येक आसन किया जाता है। उसके बाद हम बैठकर कुछ आसन करते हैं, जैसे शशांक आसन, जैसे सिंह आसन, जैसे वक्र आसन, अर्धउष्ट्रासन। ये सभी आसन 1 से 2 मिनट किए जाते हैं। इसके बाद मुँह के बल लेटकर जो हम आसन करते हैं, वो है मकर आसन, भुजंग आसन, वो भी 1 से 2 मिनट किए जाते हैं। इसके बाद पीठ के बल लेट के जो आसन किए जाते हैं, उसमें मुख्यतः हैं सेतुबंध आसन, पवन मुक्त आसन, मर्कट आसन और सुवासन। तो आसनों के अभ्यास के बाद जो है हम कुछ क्रियाएं करते हैं। उसमें से क्रियाओं में सर्वप्रथम वात नीति है। वात नीति जो है हम 2 बार करते हैं और इसका जो प्रत्येक सेशन रहता है वो 30 सेकंड का रहता है। उसके बाद हम जो है कपालभाति करते हैं। कपालभाति के भी हम 2 राउंड्स करते हैं, प्रत्येक राउंड 30 सेकंड का रहता है। तत्पश्चात हम कुछ प्राणायाम करते हैं, जिसकी शुरुआत हम नाड़ी शोधन प्राणायाम से करते हैं, जो हम 5 बार करते हैं, अर्थात उसके हम 5 राउंड करते हैं। उसके बाद हम उज्जयी प्राणायाम करते हैं, वो भी 5 राउंड किए जाते हैं। उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम के 5 राउंड और अंत में जो हम करते हैं सूर्य भेदन प्राणायाम के 5 राउंड करते हैं। तत्पश्चात जो है हम ध्यान पे आते हैं और ध्यान हमें 5 से 6 मिनट करना है। और इस ध्यान में हमने सारा ध्यान, अपना संपूर्ण ध्यान अपने श्वासों पे रखना है और सकारात्मक विचारों को, प्रथाओं को प्रवाहित अपने शरीर में करना है। और अंत में 1 मिनट का शांति पाठ करके हमने इस योगा सेशन को क्लोज करना है। डॉक्टर गौरव, कोविड हो गया और कोविड के पश्चात रोगी ठीक हो गया। इसके बाद भी काफी लंबे समय तक कोविड के रोगी को कोई ना कोई लक्षण देखने को मिलते रहते हैं। तो पोस्ट कोविड या लॉन्ग कोविड क्या है और इसमें क्या-क्या लक्षण उपस्थित होते हैं या क्या-क्या लक्षण इसमें देखने को मिलते हैं? थोड़ा चर्चा में इस पर भी आप प्रकाश डालें। बिल्कुल सर, प्राय ये देखा गया है कि कोविड जैसे लक्षणों वाले रोग, जिसमें हमें खांसी है, जुकाम है, बुखार है, ऐसे रोग चिकित्सा करने के बाद लगभग पूर्ण रूप से ठीक हो जाते हैं। परंतु कोविड में ऐसा नहीं है। कोविड में जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं कोविड के साथ, तो हम देख रहे हैं कि इस वायरस के अलग-अलग स्ट्रेन्स आ रहे हैं, जो बहुत जल्दी अपने आप को म्यूटेट करते हैं, चेंज करते हैं और उसी के साथ इसके लक्षण भी बदलते रहते हैं। तो हम जैसे-जैसे हम कोविड के साथ बढ़ रहे हैं, इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी हमें देखने को मिल रही हैं। यूजुअली ये देखा गया है कि पोस्ट कोविड जो है वो 2-3 हफ्ते तक रहता है और अगर यही जो अवस्था कुछ महीनों तक बनी रहे तो इसे लॉन्ग कोविड कहते हैं। अगर पोस्ट कोविड और लॉन्ग कोविड में जो मुख्यतः लक्षण हमें देखने को मिलते हैं वो है कमज़ोरी, फटीग, जनरल डेबिलिटी, इसके अलावा ज्वर का बने रहना, खांसी रहना, इसके अलावा जोड़ों में दर्द होना, इसके अलावा ऑक्सीजन का डिप होना और कुछ इसमें और घातक कॉम्प्लिकेशंस देखी गई हैं। उसमें हमने देखा है कि कोई इंसान कोविड से ठीक हुआ और उसके बाद उसकी मृत्यु हार्ट अटैक से हो गई। तो हार्ट अटैक होना, जो ब्रेन स्ट्रोक होना, पल्मोनरी एम्बोलिज्म अर्थात खून के थक्के जमना, ऐसी बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस को पोस्ट कोविड में देखा गया। इसके अलावा एक और कंडीशन जो अभी देखने को मिल रही है वो है फंगस, जो कि या तो ब्लैक फंगस है या येलो फंगस है या व्हाइट फंगस है। डॉक्टर गौरव, आयुर्वेद एवं योग पोस्ट कोविड में रोगी के पुनर्वास हेतु किस तरह से सहायक है? थोड़ा इस पर भी चर्चा हो जाए।
बिल्कुल सर। पोस्ट कोविड में आयुर्वेद का एक बहुत ही महत्व है, योग का भी महत्व है। पहले मैं आयुर्वेद पे आऊँगा। आयुर्वेद में ऐसी बहुत सी चिकित्साएँ कही हैं जो पोस्ट कोविड में के पुनर्वास के लिए बहुत ही अच्छी साबित हो रही हैं। हम कर भी रहे हैं और मरीज़ों को बहुत अधिक उससे लाभ भी मिल रहा है और वो पोस्ट कोविड और लॉन्ग कोविड से बच भी रहे हैं। उसमें सर्वप्रथम जो है वो धातु पोषण चिकित्सा कही गई है। इस चिकित्सा में धातुओं उत्तरोत्तर धातुओं का पोषण होता है, हम करते हैं, जैसे जो 7 प्रकार की धातुएँ कही गई हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो इस चिकित्सा में हम धातुओं का उत्तरोत्तर पोषण करते हैं। इसके अलावा कुछ रसायन औषधियाँ जो कि पोस्ट कोविड में रामबाण की तरह कार्य करती हैं। इसके अलावा भृंगण और बल्य चिकित्सा, क्योंकि हमने ये देखा है कि पोस्ट कोविड में क्या होता है कि धीरे-धीरे मरीज़ जो होता है वो क्षीण होता जाता है और जो रोग है वो बलवान होता जाता है। और जैसे-जैसे रोग बलवान होता है, रोगी क्षीण होता है, वैसे बहुत सारी रोगी में कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाती हैं और अगर उसका समय पर इलाज ना हो तो अंततः उससे रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए जो पोस्ट कोविड में जो भृंगण चिकित्सा है उसका, जो बल्य चिकित्सा है उसका बहुत ही अच्छा रोल है। इसके अलावा हमने देखा है कि इस रोग में जो प्राय अग्नि मंद हो जाती है, तो ऐसी औषधियों का, दीपन पाचन औषधियों का इस्तेमाल करना है, नियमित प्रयोग करना है जो हमारी अग्नि को प्रदीप्त करते हैं। इसके अलावा एक सतवावज्य चिकित्सा जिसके अंतर्गत सद्वृत और आचार रसायन का अभ्यास बताया गया हुआ है। और एक आयुर्वेद के जो 3 पिलर्स कहे हैं जिसमें कि आहार, निंद्रा और ब्रह्मचर्य है, उसकी व्यवस्था को भी ठीक से करना है। जैसे प्रॉपर आहार, संतुलित आहार लेना है, प्रॉपर निद्रा लेनी है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और अगर ये तीनों व्यवस्थित हैं तो हमें कोविड क्या किसी भी प्रकार का संक्रमण जो है वो हम पे हावी नहीं हो सकता है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने भी कुछ पोस्ट कोविड से संबंधित औषधियों के दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिनका रोगी नियमित रूप से प्रयोग कर सकते हैं एक चिकित्सीय परामर्श के बाद। और इसमें जो 3 औषधियाँ इन्होंने मिनिस्ट्री ने गिनाई हैं उसमें सर्वप्रथम जो है वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा के चूर्ण का हमें प्रयोग करना है 3 ग्राम सुबह, 3 ग्राम शाम को गर्म जल या दूध के साथ। इसके अलावा नंबर 2 पे जो च्यवनप्राश लेने को कहा है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको प्री कोविड में, जो इम्यूनिटी बूस्टिंग में च्यवनप्राश का रोल है, यहाँ पे भी च्यवनप्राश हमें लगभग 1 चम्मच प्राश हमें दूध या गर्म जल के साथ लेना है। और तीसरा जो है वो रसायन चूर्ण का उपयोग, नियमित उपयोग 15 से 1 महीने तक करना है। और रसायन चूर्ण हम घर पे बना सकते हैं। उसमें 3 औषधियाँ होती हैं। पहली जो है वो गुडुचि है, नंबर 2 पे आंवला है और नंबर 3 पे गोक्षुर है। तीनों औषधियों को सम मात्रा में ले करके इसका चूर्ण बना के इसका प्रयोग करना है। और अगर ये सारी जितनी भी मैंने आपको ये चिकित्सा से संबंधित, पुनर्वास से संबंधित चीज़ें बताई हैं, अगर इनका हम प्रयोग अच्छे से करें, इसका रसायन का अच्छे से करें, अभ्यास रसायन का अच्छे से करें, तो नियमित तौर से हम पोस्ट कोविड से खुद को, लॉन्ग कोविड से खुद को बचा सकते हैं। डॉक्टर गौरव, इस कोविड काल में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से हर चीज के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रोटोकॉल डेवलप किए गए और वो जन साधारण तक पहुंचाए गए। कोविड से रिलेटेड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के योग के क्या क्या प्रोटोकॉल हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने जन साधारण को फॉलो करने के लिए गाइडलाइंस इशू की, उसके बारे में थोड़ा सा आप कृपया प्रकाश डालें। जी सर, बिल्कुल। सर्वप्रथम तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने जो प्रिवेंटिव प्रोटोकॉल योगा का दिया है, इसके बाद जो पोस्ट कोविड के लिए भी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक प्रोटोकॉल दिया है जिसका कि उद्देश्य है, जिसका पहला उद्देश्य है मानसिक तनाव को कम करना, शांति बनाए रखना, मानसिक तनाव को कम करना। दूसरा जो उसका उद्देश्य बताया गया है वो है फेफड़ों की क्रिया को और क्षमता को सुधारना। और तीसरा उद्देश्य इसमें जो बताया है बलगम साफ करने की प्रक्रिया में सुधार करना। इन्हीं तीनों उद्देश्यों को लेकर के जो पोस्ट कोविड का प्रोटोकॉल है वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने बनाया है। और इसके 2 सेशन रखे हैं। सुबह का सेशन जो रहेगा वो है 30 मिनट का और शाम का सेशन जो है वो 15 मिनट का रहेगा। सुबह के सेशन की जो शुरुआत है वो प्रारंभिक अभ्यास हम बैठ के करेंगे और तत्पश्चात जो इसमें हम आसन करेंगे उसमें हम ताड़ासन, शशांक आसन, अर्धउष्ट्रासन,
ऊर्ध्व हस्तोत्तान आसन, उत्तान मंडूकासन, जो हम 1 से 2 मिनट के लिए प्रत्येक आसन जो इसमें करेंगे। आसनों से पहले हम इसमें कुछ शरीर को शिथिल करने वाली क्रियाएँ भी करेंगे, जैसे हमारा गर्दन को घुमाना, जैसे कंधों को घुमाना, धड़ को घुमाना आदि कुछ 1-2 मिनट तक क्रियाएँ करेंगे। तत्पश्चात हम जो कुछ क्रियाएँ करने को मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने कहा है, उसमें 2 क्रियाएँ कही हैं। पहली जो है वो वात नीति है और दूसरी जो है वो है कपालभाति। और वात नीति के हम 2 राउंड्स करेंगे, प्रत्येक राउंड जो है वो 30 सेकंड का रहेगा, और कपालभाति के हम 3 राउंड करेंगे और प्रत्येक राउंड जो रहेगा वो 30 सेकंड का रहेगा। तत्पश्चात इसी क्रम को आगे करते हुए हम प्राणायाम करेंगे, और प्राणायाम में हम जो शुरुआत करेंगे वो नाड़ी शोधन से करेंगे और इसके 10 राउंड्स करेंगे। तत्पश्चात उज्जयी प्राणायाम करेंगे, उसके भी 10 राउंड्स करेंगे, और भ्रामरी प्राणायाम के भी 10 राउंड करेंगे। अंत में हम ध्यान करेंगे 5 से 6 मिनट के लिए, और ध्यान में हम अपना संपूर्ण ध्यान अपनी श्वासों की तरफ करेंगे और सकारात्मक विचारों, भावनाओं और क्रियाओं का बोध अपने शरीर में हम करेंगे। और इस प्रकार जो हमारा पहला सेशन, मॉर्निंग का सेशन जो है, उसको हम क्लोज करेंगे। जो सायंकालीन जो सेशन रहेगा वो 15 मिनट का रहेगा, जिसका की शुरुआत हम सुवासन से करेंगे। सर्वप्रथम हम सुवासन में 1 मिनट तक लेटेंगे, और उसके बाद हम जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का अभ्यास करेंगे। और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में भी हम औदरिक श्वसन से शुरू करेंगे, मीन्स एब्डोमिनल ब्रीदिंग से शुरू करेंगे, और इसके 10 राउंड करेंगे लगभग 2 मिनट तक। उसके बाद हम वक्ष श्वसन करेंगे, मीन्स हम थोरेसिक ब्रीदिंग के जो 10 सेशन करेंगे 2 मिनट के लिए। और उसके बाद अक्षकीय जो श्वसन प्रैक्टिसेस करेंगे, उसमें भी जैसे इसे क्लेविकुलर ब्रीदिंग कहा जाता है, उसके भी हम 10 सेशन 2 मिनट तक करेंगे, और फिर एक गहरा श्वास की प्रक्रिया करेंगे, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, 10 सेशन करेंगे, इसके भी 2 मिनट के लिए। और अंत में रिलैक्स होकर श्वसन में लेटकर अपना पूर्ण ध्यान जो है एब्डोमिनल ब्रीदिंग अर्थात औदरिक श्वसन पर अपना ध्यान रखें, बनाएंगे 5 मिनट के लिए। और कुल अवधि जो ये सायंकालीन शासन की जो सेशन रहेगा उसकी 15 मिनट तक रहेगी। तो 2 सेशन, जो एक सुबह का सेशन और शाम का सेशन जो है वो पोस्ट कोविड में आयुष मिनिस्ट्री ने सुझाया है। डॉक्टर गौरव, आज इस चर्चा में आपने कोविड-19 क्या है, इसके क्या लक्षण हैं, कैसे ये रोगी को परेशान करता है, कैसे ये एक विश्व स्तरीय महामारी के रूप में फैल गया, आयुर्वेद का इस कोविड-19 के काल में क्या योगदान रहा, एवं योग का इसमें क्या क्या महत्व है, इस पर आपने विस्तार से आज चर्चा की, विस्तार से प्रकाश डाला। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे श्रोताओं को और आयुष विभाग के श्रोताओं को इसका जरूर लाभ मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा हम यहीं खत्म करते हैं, और कल इसी वक्त इसी समय आप लोगों से फिर दोबारा एक नए विषय, नई चर्चा के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।